हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, जैसे डॉक्टर उज़मा ने मेरा तारुफ करवा दिया, डॉक्टर साजिदा इफ्तिखार, और मैं रिटायर हो चुकी हूँ। मैंने एज एन एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट काम किए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि हम एल्डरली पेशेंट की केयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि एल्डरली की डेफिनेशन डिफरेंट है। कुछ 65 से अबव वालों को लेते हैं, कुछ 75 उससे अबव वालों को लेते हैं, लेकिन हमारा एल्डरली हम उसको काउंट करेंगे जो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है और जो डिपेंड है दूसरे लोगों पे। ठीक है, अब स्लाइड्स आ रही है, मेरी शेयर हो रही है स्लाइड्स? जी आ रही नजर आ रही। हाँ चलिए ठीक है। तो उसमें ये कि हमारे जो 65 या उससे अबव के पेशेंट्स हैं या किसी भी वजह से जो मेंटली और फिजिकली डिपेंडेंट है, हम उसको एल्डरली पेशेंट में करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि हम क्यों इतनी इन ओल्ड पेशेंट के मैनेजमेंट पे हम क्यों इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। जैसे कि कौसरबा जी ने कहा, पहले तो ये कि हमारी इखलाकी और हमारी अल्लाह ताला की जो तालीमात है उसमें हमने अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना है। दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 50 साल में जो एल्डरली पेशेंट थे उनकी जो पॉपुलेशन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, 4 फोल्ड इंक्रीज हुई है। 5.7% से 23.1% तक के 2010 की डाटा है। ठीक है, लेकिन उससे पिछली 100 साल में सिर्फ 2 फोल्ड इंक्रीज हुई थी। यानी 2 फोल्ड से हम पिछले 50 साल में 4 फोल्ड आ गए हैं, और ये भी 2010 तक है, अब 2024 चल रहा है। ठीक है, 14 साल और गुजर चुके हैं। तो इसमें यह कि हमारे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम इसकी रेशियो करें ओल्ड टू यंग तो वो डिक्रीज हो रहा है। यंग पॉपुलेशन या बच्चे, जैसे कि पहले भी पता था, सबको हमें पता है कि अगर एक घर में दादा दादी थे, माँ बाप थे, तो 8-10 बच्चे थे। ठीक है, उन बच्चों में बड़े बच्चे भी थे, छोटे बच्चे भी थे, मिलजुल के सारे घर की केयर कर लेते थे। अब घर का जो है डिजाइन क्या है कि कोई एक या दो बूढ़े हैं और एक या दो बच्चे हैं, और एक दो बच्चों में से कोई है इस कंट्री में या कोई नहीं है, या कोई बाहर पढ़ने गया हुआ है। एट दी एंड घर में बूढ़े हैं या माँ बाप हैं, और माँ बाप भी अब 50s में जा चुके हुए हैं, या वो भी इस एज में है कि वो भी इतनी ज्यादा उनकी केयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें आइंदा आने वाले जमाने में हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होगा कि हमने ओल्ड पेशेंट्स की कैसे केयर करनी है, और उस पर हमें अभी से सोच लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये था कि जैसे अभी पहले बात की हमने कि हम बच्चों की भी केयर करते हैं और एडल्ट्स की भी केयर करते हैं, लेकिन जैसे कौसबा जी ने बताया कि ओल्ड पेशेंट्स की केयर में क्या डिफरेंस है कि हमें उस पर इतना ज्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहती कि एक ये बात हम सब लोग जहनी तौर पे और सब अपने हमारे अंदर ये फीड हो जानी चाहिए कि हम एक उस पेशेंट को डील कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, इंडिविजुअल विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वो बेशक फिजिकली आपको हैंडीकैप नजर आ रहा है, वो बेशक इस वक्त बैठा हुआ आपको लग रहा है जैसे इसको कोई भी अकल नहीं, लेकिन ये वो बंदा है जिसका एक्सपीरियंस और जिसका नॉलेज हमारे से बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बताए या ना बताए उसको फील भी हो रहा होता है, उसे पता भी होता है। और दूसरा ये कि उन्होंने एक देखिए, जो जिस वक्त भी जो ओल्ड एज है उसने एक नस्ल तैयार कर दी होती है, और वो नस्ल हम है। हमारे जो बूढ़े हैं उनकी तैयार की हुई नस्ल हम है। तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या, उनका नॉलेज नहीं है। छोटी सी एक बात मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं फ्री ऑफ रिकवरी में पेशेंट में गुजर रही थी, तो एक खातून थी, ओल्ड एज पेशेंट थी, उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गई तो मुझे कहती है, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं आप सारे प्रोफेसर्स की टीचर हूँ। अच्छा, मैंने वैसे ही जैसे हम निग्लेक्ट करके चले जाते हैं, चली गई आगे। मैं नेक्स्ट टाइम फिर गुजरी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैंने कहा आप मुझे अपना तारुफ करवा दीजिए, मुझे नहीं पता चला। कहती हैं कि देखो, ये जितने तुम्हारे इस वक्त मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मैं उन सब की टीचर हूँ। ठीक है, वो फिर बताया उन्होंने कि वो केई की रिटायर्ड प्रोफेसर थी, और हमारे सारे लोग जो बड़े हुए थे उन सबको उन्होंने पढ़ाया हुआ था। अब देखिए कि एक वो जिसने हेल्थ केयर के लिए एक पूरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को तैयार किया, और इस वक्त वो हैंडीकैप मेंटली फिजिकली इंटेलेक्चुअली सारी हैं, उस वक्त हम उनसे किस तरह से डील कर रहे हैं? कोई प्रॉपर बेडशीट नहीं, कोई प्रॉपर कवर नहीं किया हुआ, कोई प्रॉपर उनको दुपट्टा नहीं दिया हुआ, कोई ड्रेसिंग उनकी गॉन फटा हुआ है, इधर से उधड़ा हुआ है, उधर से लटक रहा है।
मतलब उस वक्त मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो उस दिन मुझे ये ख्याल आया कि कोई भी बूढ़ा है, जाहिर है उसकी जिंदगी एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस और एक नस्ल को उसने ग्रो किया होता है, किसी भी जिसको जिम्मे अल्लाह ने जो काम लगाया उसने वो किया। तो हमें इन पेशेंट्स को किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी फील्ड के हो, हमें इन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से और बहुत केयरफुली, फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही एहतियात से इनको हैंडल करना चाहिए और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देके और उनको उनकी केयर करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये था कि ये पेशेंट क्यों डिफरेंट है हमारी बाकी मेडिकल स्पेशलिटीज से। बाकी चीजों में हमने पेशेंट को दिया, मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया, चलना फिरने लग गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। लेकिन इन पेशेंट्स को कोई इलनेस है तो हमने उसे क्योर किया और फिर हमने उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आएंगे। वो बीमारी ठीक होने के बावजूद भी हमें बाकी सारी जिंदगी उन्हें सपोर्टिव केयर देनी है। तो उसमें हमारी नर्सिंग केयर भी शामिल है, मेडिकल केयर भी शामिल है, फिर हमारे वेलफेयर वर्कर्स जो हैं उनका भी बीच में रोल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, घर वालों की, बच्चों की, इन सब की पब्लिक अवेयरनेस जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये था कि इनको होम केयर ही क्यों हमें देनी है ना। होम केयर इसलिए देनी है कि पहली बात तो ये कि ये सारे हमारे बुजुर्ग, ओल्ड पेशेंट, ये उस जगह रहना पसंद करते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, किसी नई जगह जाके रहना पसंद नहीं करते। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई फोल्ड्स इंक्रीज हो रहा है हमारे नंबर ऑफ ओल्ड पेशेंट। ठीक है। तो जब वो इतना इंक्रीज हो रहा है तो हमारे हॉस्पिटल का या हमारा हेल्थ केयर सेंटर जो है हमारा, वो क्या ये सारा बर्डन टॉलरेट कर लेगा? क्योंकि ये पेशेंट एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, सालों का होता है, ठहरना होता है। तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हम इन सब पेशेंट को हॉस्पिटल में रखें। ठीक है। अब मैं आती हूँ कि हमने इनका क्या क्या इम्पेयरमेंट होती है जिसकी वजह से हमने स्पेशल केयर देनी है। इनमें हम 4 क्लिनिकल जेट्रिक पेशेंट्स के जॉइंट्स है जिसको हमने, मैं एक एक को डिस्कस करूंगी। इसमें सबसे पहले इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, दूसरी इमोबिलिटी है, इनकॉन्टिनेंस है और इंस्टेबिलिटी है। नंबर 1 जो था, दूसरा ये कि कुछ नॉन क्लिनिकल है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इंस्पायरेशन देनी है, इंटेग्रेशन है, इंटरप्रोफेशनलिटी है और इनोवेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में अभी डॉक्टर तूबा आपको सारा बताएंगी कि वो किस तरह से इन पेशेंट को, अगर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, उनकी डिफरेंट डिजीजेज या डिमेंशिया, अल्जाइमर वगैरह, उसमें आपने कैसे पेशेंट को मैनेज करना है। मैं सिर्फ इसमें एक बार डिस्कस करूंगी कि इन पेशेंट्स में गिरने के बहुत ज्यादा, इंजरीज के बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। फॉल सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इंजरीज जो ओल्ड पेशेंट को होती है वो फॉल है। उस गिरने की वजह से उनके जॉइंट फ्रैक्चर्स, उनके बोन फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज या बॉडी मसल्स इंजरी, कोई भी इंजरी जो है ना उनको हो सकती है। और मैक्सिमम ओल्ड पेशेंट्स में फॉल की हिस्ट्री बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। प्रिवेंशन का ये है कि हमने अपना पेशेंट का रूम, पेशेंट को जहां हमने रखना है उसको हमने इस तरह से डिजाइन करना है कि उसको मिनिमम फॉल के चांसेस हो। पेशेंट के बेड साइड्स पे, दोनों साइड्स पे उसके आर्म्स होने चाहिए, जो रात को सोते हुए या पेशेंट लेटा हुआ है या सोया हुआ है तो हम उसको लॉक कर दें। ठीक है। पेशेंट को अगर मोबाइल है इतना कि वो खुद वॉशरूम में जाता है या जा सकता है, तो हमने पेशेंट को ये गाइड करना है कि आपने फौरन उठ के खड़े नहीं हो जाना। उन्होंने, पेशेंट ने पहले उठना है, बेड पे बैठना है, फिर उसने टांगे नीचे लटकानी है, थोड़ी देर वहां वेट करना है, उसके बाद खड़े होना है और उसके बाद उसने वॉशरूम में जाना है। अगर वो कोई हेल्प उसको के साथ वो जाता है, कोई स्टिक के साथ, कोई वॉकर के साथ, तो वो वॉकर स्टिक उसके बेड की साइड पे मौजूद हो। आपने बेड के साइड पे कोई ऐसा मैट, कोई ऐसी चीज जो उसके पाँव में अड़ सके या जिससे वो गिर सके, या कोई टेबल, कोई जूता, किसी भी किस्म की कोई चीज ना हो। और वॉशरूम जो है उसमें अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है कि आप नॉन स्लिपरी टाइल लगवा दें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपने वॉशरूम को ड्राई रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है, ताकि वॉशरूम में जाके भी उसके स्लिप होने के चांसेस ना हो। ठीक है। और उसको कहना है कि डोर अपना ओपन रखे, कभी भी डोर क्लोज करके नहीं इस तरह के पेशेंट को वॉशरूम में जाने देना। और उनके कमोड के साथ आपने हैंडल्स लगवाने हैं ताकि वो उनको हैंडल्स को पकड़ के उठना या बैठना जो उनकी सपोर्ट के साथ हो जाए।
ठीक है, तो इस तरह से हमने पेशेंट को मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो गिरे ना और उनको गिर के कोई चोट ना लगे। अगर वो खुद मोबाइल नहीं है तो फिर आपने, अगर उनको उठ के लेके जाना है वॉशरूम में, तो आपने उन्हें सपोर्ट देनी है। और सपोज अगर वो सपोर्ट से भी नहीं चलते तो फिर नेक्स्ट आपको पता है हम पैम्पर्स पे, बेड पैंस पे उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये था इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। डॉक्टर साजिदा, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता हो गई है, प्लीज जरा ऊंची बोलो। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट था। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी। ठीक है, अब इन पेशेंट्स में, बेड रिडन पेशेंट में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये सारी इमोबिलिटी की वजह से हैं। सबसे पहले मैं मेल न्यूट्रिशन डिस्कस करूंगी। मेल न्यूट्रिशन भी इमोबिलिटी की वजह से है, क्योंकि ये पेशेंट फिजिकली एक्टिव नहीं होते, फिर गट की मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होती, वीकनेस होती है। दूसरा ये कि इनकी पेरिनियल इनसेंसिटिविटी होती है, जिससे फीकल एवेक्यूएशन का और वो इनको सेंस नहीं होती, और इनको कॉन्स्टिपेशन इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर उसकी वजह से एपिटाइट उनकी अच्छी नहीं रहती, तो उनकी मेल न्यूट्रिशन इनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। अब उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है? मेल न्यूट्रिशन के लिए हमने, हमारी यानी टारगेट ये होना चाहिए कि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और अगर उनकी कोई डिजीज से वो ठीक हुए हैं तो उसकी रिकवरी क्विक हो जाए। ठीक है, अब मेल न्यूट्रिशन के लिए हमारा ये है कि सबसे पहले हमारी, हमने जब भी पेशेंट को फीड कराना है तो उसकी बड़ी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि हमने जो उसके सामने, और उसकी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओरल गागल्स ब्रश करवाना, अगर उसको कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई दांतों का प्रॉब्लम है, कोई केरीज है, कोई कुछ है, उनको मैनेज करना। ठीक है, आपने ओरल कैविटी हेल्दी होगी तो पेशेंट का इनटेक अच्छा होगा। ठीक है, उसको प्रॉपर पोजीशन में, अगर बेड इस तरह का है कि बेड से आप रेस कर सकते हैं तो बेड रेस करके पेशेंट को बिठा दें, नहीं कर सकते तो पीछे से सपोर्ट करके, और उसके बाद फिर आप उसको पेशेंट को खिलाएं। दूसरी बात ये थी कि पेशेंट अगर आपका नॉर्मल फीड ले रहा है तो सबसे उसके पास जो हम प्लेट लेके आए, जो उसके खाने की चीज है, हम अक्सर ऐसे करते हैं कि बूढ़ों के लिए या जो बीमार है उनके लिए बस जो कुछ मर्जी बनाया उनके सामने कर दिया। वो ठीक है, हमने उनकी डिजीज के हिसाब से उनकी डाइट प्लान करनी है, लेकिन ये है कि कम से कम उसकी लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उसको अच्छी लुक दें, जैसे मर्जी उसको डेकोरेट करें, कोई थोड़ा सा धनिया डाल के, कोई टमाटर डाल के, कोई कलर डाल के, उसका टेस्ट भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। जो चीजें अवॉइड करनी है वो अवॉइड करें, लेकिन जो चीजें अवॉइड नहीं है उन चीजों को यूज करें। ठीक है, फिर ये वाला इनके लिए इजी होना चाहिए, इनको सॉलो करने में इजी होना चाहिए। इनकी डाइट में अच्छा प्रोपोर्शन फाइबर का होना चाहिए। ठीक है, और एक जो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट बात होती है वो इनका वाटर है। वाटर को भी आप न्यूट्रिशन में लीजिए। ये पेशेंट, ओल्ड पेशेंट हमेशा डिहाइड्रेटेड होते हैं, और इनकी वाटर की जो इनटेक है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है। वाटर हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, पानी की फॉर्म में, लस्सी की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में, चाय, ग्रीन टी, जो भी ये पसंद करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इनको पानी आपने ज्यादा देना है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि इनकी जो फीड है वो हमारी, जो हमने इनको देनी है उसमें क्या चीज होनी चाहिए। उसमें, इनमें हमने प्रोटीन ज्यादा रखनी है, नेक्स्ट फैट्स हैं, और कार्ब्स हमने कम देनी है। पेशेंट इमोबाइल है, बहुत ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉडी की वियर एंड टीयर के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, इसलिए प्रोटीन्स, फैट्स और फिर कार्बोहाइड्रेट से आएगा। इनको आपने ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स नहीं देनी। ठीक है, अब क्या देना है, इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम, अब ये हमारी नेक्स्ट भी एक बहुत बड़ी एक हो सकती है कि हमने किस किस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के और कैसे कैलोरीज पूरी करनी है जो कि पेशेंट के लिए इजी भी हो और गुड लुकिंग भी हो और पेशेंट की न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाए। लेकिन मैं एक जनरल आपको बता देती हूँ कि इनको फ्लेक्स सीड्स दिए जा सकते हैं, ऑलिव ऑयल दिया जा सकता है, कैनोला ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, हर तरह के नट्स हैं, सीड्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, चीज, मिल्क, एग, कर्ड, चिकन ब्रॉथ, मीट ब्रॉथ, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, ये सब कुछ दिया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने इनके कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, B12, विटामिन सी, पोटाशियम, सोडियम, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इनको भी हमने ऑप्टिमम रखना है। और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको हमने सप्लीमेंट जो है उनको देने हैं। अब अगर पेशेंट नहीं ओरली ले सक रहा, आपने सब तरह ट्राई कर लिया, हमने दिया, तो फिर उसको जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि फिर ये पेशेंट एस्पायरेट कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट असिस्टेड डिवाइसेस पे चले जाएंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले नेजोगेस्ट्रिक होगा।
नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसका मैं बता दूं कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब भी पास करनी है, उसको जब चेक कर लेना है, हमें श्योर है कि ये स्टमक में है, तो हमने नोज के पास रेड मार्कर से उसको निशान लगा देना है और सब घर वालों को बता देना है कि ये मार्कर है, अगर इससे बाहर ट्यूब आ जाए आपने फीड नहीं देनी। ठीक है। और दूसरा ये कि फीड की पोजीशन भी है कि हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को थोड़ा सा रेज करके रखना है और उसको अपने सिरिंज से जो उसका जाएगा फीड जो देंगे वो उसके अपने ग्रेविटी से जाए, हमने पुश करके नहीं देनी। और तीसरा ये था कि फीड को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को अक्सर मैंने देखा है कि टाई कर देते हैं, गांठ लगा देते हैं। वो आपने उसको टाई नहीं करना, क्योंकि जो भी गैसेस बाहर निकलनी होंगी वो फिर गैसेस नहीं बाहर निकलेंगी पेशेंट की, और उसके एक्सपायरेट होने के चांसेस होंगे। तो आपने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को टाई नहीं करना है। अगर कोई चीज बाहर गिर जाती है तो आपको है कि बेड ना गंदा हो तो आप उसके साथ बैग अटैच कर दें। ठीक है। और अगर बहुत देर बहुत अरसा नेजोगैस्ट्रिक फीड हो गई है और उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है तो फिर हम गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब पे चले जाते हैं। गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब की फिर अपनी केयर है और वो सब कुछ है, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें था कि कैलोरीज हमने कैसे करनी है। कैलोरीज के लिए हमने रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है, उसमें हमने वेट मल्टीप्लाई बाय 11 फॉर मेन है और वेट मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर वुमेन है, और जो आंसर आएगा उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इतनी कैलोरीज हमने पेशेंट को देनी है। ठीक है। इसमें अब जनरल बॉडी केयर आ जाती है पेशेंट की। इसमें हमने पेशेंट की फ्रॉम द सर से लेके पाँव के अंगूठे तक केयर करनी है। उसमें आइस की केयर भी है कि अगर आइस ड्राई हैं तो आपने उसमें टीयर्स डालने हैं या उसको बार बार पानी से सोक करना है। नोज की केयर है कि उसको नोज को हमने थोड़ा सा बेट करके रखना है। माउथ की केयर है जैसे मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है। और केयर ऑफ बॉडी फोल्ड्स है, बॉडी फोल्ड्स की केयर करनी है, जिसमें हमारी आर्म पिट्स हैं, हमारी पेरिनियल फोल्ड्स हैं, हमारे एल्बो की फोल्ड्स हैं, हमारे फिंगर्स के दरमियान की जगह है, और हमारे नी जॉइंट की फोल्ड है, और इसी तरह हमारे जो पाँव के उंगलियां हैं उनकी फोल्ड्स हैं। इन सबको क्लीन रखना है, इनको असेस करते रहता है, कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई इनमें कोई और ना हो। और अगर इनमें प्रेशर आ रहा है तो आप थोड़े थोड़े बॉल्स बना के कॉटन के वो इनको कर दें और इनकी ड्राई रखने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा प्रिवेंशन ऑफ वेट सोर्स है। वेट सोर्स के लिए ये एक तस्वीर है, इसमें उन्होंने प्रेशर एरियाज बताए हुए हैं कि प्रेशर एरियाज जो है ना वो कौन कौन से हैं। हमारी बैक है, हमारी एल्बो है, हमारे हील्स है, हमारे ऑक्सीपिट का रीजन है, इन सब का प्रेशर एरियाज है। इस प्रेशर एरियाज की हमने इसको अर्ली डिटेक्शन करना है, और उसके बाद हमने पेशेंट को साइड बदलते रहना है, उसको लेफ्ट राइट अप ऊपर नीचे ये सब कुछ उसका करना है, ताकि मिनिमम प्रेशर उन एरियाज पे आए और हम पेशेंट को बेड सोर्स से प्रिवेंट कर सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब मैं नहीं उनको सबको जाती कि एस्पिरेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म या मेन हाइपोस्टैटिक निमोनिया इन पेशेंट में होता है। हाइपोस्टैटिक निमोनिया जो पेशेंट बेड लाइंग पेशेंट है उनमें हाइपोस्टैटिक निमोनिया है। इसके लिए आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। चेस्ट फिजियोथेरेपी में ये है कि आप पेशेंट को पहले नेबुलाइज करवाएं, उसको नेबुलाइज कराएं, थोड़ा वेट करें, और जब आपने चेस्ट फिजियोथेरेपी करानी है, नेबुलाइज कराना है, उससे थोड़ी देर पहले आपको 1-1.5 घंटा पहले फीड नहीं दी हो पेशेंट को। ठीक है। फिर हमने उसको पेशेंट की फिजियोथेरेपी करनी है। हमने पेशेंट को चेस्ट से लोअर मार्जिन से ऊपर मार्जिन तक बैक पे, दोनों साइड्स पे, बैक पे और साइड्स पे, यानी आर्मपिट्स की साइड पे और एंटीरियरली हमने पेशेंट को जैसे थपथपाते हैं चेस्ट, इस तरह करना है। और उसके बाद कोशिश करनी है कि उसकी जितनी भी सिक्रीशन है माउथ में आ जाए। अगर वो खुद कफ आउट कर दे तो ठीक है, नहीं कफ आउट करता तो हमने बहुत लो प्रेशर सक्शन पे पेशेंट को सक कर लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी कार्डियोवेस्कुलर मैनेजमेंट है। कार्डियोवेस्कुलर मैनेजमेंट में तो जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं आपने उन्हीं को ही प्रिवेंट करना है। लेकिन एक डीवीटी का ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ कि डीवीटी इन पेशेंट में बहुत होती है। उसके लिए आपने फिजियोथेरेपी करते रहना है, आपने मसाज करना है, आपने काफ मसल्स की एक्सरसाइजेस करवानी है, और पेशेंट की हाइड्रेशन ठीक रखनी है। और अगर कोई ऐसी डिजीज है या कोई ऐसी इंडिकेशन है तो उनको एंटीकोगुलेंट्स पे आपने रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पे जीआईटी का आ जाता है। जीआईटी में आपको कॉन्स्टिपेशन में सिर्फ आपको डिस्कस करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन इन पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर नेक्स्ट पैरालिटिक इलियर्स और डिस्टेंशन और वो सब कुछ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे मैंने बताया पहले कि फाइबर का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये पेशेंट चूंकि नहीं फाइबर ज्यादा ले सकते, गट भी इमोबाइल होती है,
कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है, और इनका टारगेट हमारा ये है कि 3 times a week विदाउट स्ट्रेनिंग ये स्टूल पास करें। अगर ये इतना टाइम के लिए स्टूल नहीं पास करते तो फिर हमने इनको हाइड्रेशन के साथ हम कोई इनको लेक्सेटिव वगैरह यूज कर सकते हैं, या इनको स्पॉजिटरी यूज करें, और ये भी आप अर्ली कर लें वरना फीकल इम्पेक्टेशन हो जाती है। और फीकल इम्पेक्टेशन के लिए आपको पता है कि ओटी में ले जाके और सिडेट करके और थोड़ा एनेस्थीसिया दे के और फिर वो सारा फीकल मैटर रिमूव करना पड़ता है, जो कि ओल्ड पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होता है। ठीक है। उसके बाद यूरोलॉजी की है, यूरोलॉजी में भी यूटीआई बहुत कॉमन होता है इनमें, और बेड और इनका स्टेसिस की वजह से इनमें स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो यूटीआई की प्रिवेंशन के लिए वही पेरिनियल केयर है आपकी, हाइड्रेशन है। और अगर पेशेंट कैथेटराइज है तो कैथेटराइज पेशेंट के लिए 2-3 टिप्स है, मैं बता दूं कि हमारा जो कैथेटर जो इनसाइड जहां से गया हुआ है उस एरिया को क्लीन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जो हम कैथेटर के साथ बैग लगाते हैं वो एक दफा बैग लगा देते हैं और कई कई अरसे तक वो बैग लगा रहता है। आप बैग को तकरीबन डेली या ऑल्टरनेट डे पे बैग को जरूर चेंज करें। ठीक है। और कैथेटर जहां से इंसर्ट हो रहा है हमारी यूरिथ्रा में उस एरिया को भी क्लीन करने की कोशिश करें, और पेशेंट की प्रॉपर हाइड्रेशन करें, और कैथेटर डालते हुए टोटली एसेप्टिक टेक्निक यूज की जाए। उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको बहुत बहुत देर कैथेटर रहा लेकिन उनमें इन्फेक्शन नहीं। और दूसरी ये कि कैथेटर की क्वालिटी अच्छी यूज करें और अच्छी क्वालिटी का कैथेटर यूज करें। ठीक है। फिर मस्कुलोस्केलेटन आ जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन है, डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस। मैं सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्चर्स का बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्चर्स भी आपने फिजियोथेरेपी कराते रहना है पेशेंट को। ठीक है। हर जॉइंट की फिजियोथेरेपी करानी है, उससे आपके कॉन्ट्रैक्चर्स जो है ना वो पेशेंट को ठीक होंगे। एक ये बहुत न्यूरोलॉजिकल नर्व इंजरीज जो है, नर्व इंजरीज जो है ये हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से होती हैं। मिस हैंडलिंग ये है कि हमने पेशेंट को ऊपर करना है तो बाजू खींच के ऊपर कर दिया, उसके शोल्डर जॉइंट खींच गया, उसका बाजू नीचे करना है हमने पाँव खींच लिया नीचे, इधर से हिप जॉइंट के ऊपर बाकी हुआ। इसकी खास टेक्निक्स हैं ये सारी, कि हमने पेशेंट को ऊपर करना है तो किस तरह करना है, हमने पेशेंट को साइड देनी है तो कैसे देनी है, हमने लेफ्ट राइट कैसे करना है। ये फिर मैं खैर फिजिकली बता सकती हूँ आपको, क्योंकि अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली साइड या ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज हो जाती हैं, पेशेंट की जॉइंट डिसलोकेशंस हो जाते हैं, और जो बाद में बहुत पेनफुल होते हैं और बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। तो आपने पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल इंजरी से अपने आप को करेक्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद इनकी स्लीप के प्रॉब्लम होते हैं, स्लीप आपने जो भी है मेडिसिन दे के या जैसे भी करके आपने स्लीप करने के लिए इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जनरल एक्स और पेन्स है उसके लिए आपने सिंपल पैनाडोल या वो दे दें। मूड इंस्टेबिलिटी है तो उसके लिए अभी डॉक्टर तूबा बता देंगी कि आपने कैसे पेशेंट को डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से या इन सारी चीजों से कैसे निकालना है।